आप सभी का एक नए सेशन में स्वागत है। आप लोगों का लाइव क्लास नहीं हो पा रहा है। लाइव क्लास ना होने का वजह है मेन कि यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम बहुत काफ़ी। जिस क्लास में लोगों को पढ़ाया जा रहा है वो आप लोगों का नेटवर्क सही नहीं रह रहा है, किसी भी टावर मतलब यहाँ नहीं रह रहा है। आप लोगों को अपलोड ही वीडियो मिलेंगी कुछ दिनों तकला, जब तक नेटवर्क सही नहीं हो जाता। इसमें हम लोग आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद इतिहास का चैप्टर नंबर 1। ये हम नहीं पढ़ाएंगे, ये पढ़ाने के लिए एक और है जिसको हमने बहुत दिनों से पहले आपको कह चुके हैं कि हिस्ट्री पढ़ाने के लिए एक टीचर आएंगे जो कि आपको क्या करेंगे, हिस्ट्री पढ़ाएंगे, जो फ्रेंड पढ़ाते हैं। ठीक, तो यूरोप में राष्ट्रवाद इतना तरीके से आपको अच्छा तरीके से बताया जाएगा जो कि बहुत अपनी भाषा में। जो भी परेशानी होगा अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और हम अपना कार्यभार संभालेंगे। जो हिस्ट्री का वो आएंगे धर्मेंद्र कुमार, आ जाइए। पकड़िए, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार और मैं आप लोगों को क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान जिसमें पढ़ाऊंगा, जिसमें आज आप लोगों को इतिहास, जिसमें पहला चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ाऊंगा। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो इसका मेन हेडिंग है यानी शीर्षक है इसका यूरोप में राष्ट्रवाद। तो पहले हम जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यूरोप मतलब क्या होता है। यूरोप मतलब क्या होता है, जैसे कि यूरोप एक महादेश है। महादेश क्या होता है, मतलब कि एक महादेश मतलब होता है कि एक मतलब कि महादेश के अंतर्गत बहुत देश आते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग एशिया महादेश में रहते हैं तो हम लोग का एशिया महादेश हो गया। तो वैसे ही एक यूरोप जो है, यूरोप एक महादेश है जिसके अंतर्गत बहुत से देश आते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम आप लोगों को बताते हैं, जैसे यूरोप हो गया, यूरोप में जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रिया हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, फ्रांस हो गया और बहुत देश हैं जो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग का मेन जो शीर्षक है इसका यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आखिर जो दिया है ये राष्ट्रवाद, तो हम ये जानेंगे कि राष्ट्रवाद होता क्या है। तो देखिए, राष्ट्रवाद, राष्ट्र मतलब कि देश, वाद मतलब कि वहाँ के लोग। ठीक है, तो पढ़ेंगे कि राष्ट्रवाद होता क्या है। तो देखिए, राष्ट्रवाद का अर्थ होता है अपने देश से प्रेम करना, अपने देश से प्रेम करना, अपने देश के लिए एक होना, वही राष्ट्रवाद कहलाता है। तो अब पढ़ेंगे हम लोग कि ये जो यूरोप है यानी यूरोप के जो अंतर्गत ये जो देश आते हैं और देश है जो इसके अंतर्गत देश आते हैं, आखिर यहाँ पर क्या हुआ होगा, वहाँ के लोगों के साथ क्या हुआ होगा, क्या वहाँ पर मतलब कि घटना घटी थी कि वहाँ के लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना लाना पड़ा। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रवाद तो आप लोग समझ गए कि राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद अपने देश से प्रेम करना, अपने देश से प्रेम करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि ये आप लोग को हम बता दिए कि यूरोप एक महादेश है और इसके अंतर्गत ये सब देश आते हैं। तो ठीक है, तो देखिए जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा कि पहले जो हम लोग आज से कुछ जैसे 300 साढ़े 300 वर्ष पहले आप जाइएगा तो पहले जैसे कि आज हम लोग का लोकतंत्र चल रहा है, यानी जो हम लोग अपना सरकार चुनते हैं, राजा चुनते हैं, लोगों को चुनने का अधिकार है। लेकिन उस समय ऐसा कोई अधिकार नहीं था। उस समय राजतंत्र चल रहा था, उस समय राजतंत्र चल रहा था। राजतंत्र कहने का मतलब कि राजा का तंत्र चल रहा था, अपने आप को राजा ही सब कुछ समझता था। ठीक है ना, अगर राजा मान लो कि सपोज डेट कि राजा अगर किसी भी तरह राजा की मृत्यु हो गया तो उसका जो बेटा है यानी उत्तराधिकारी है वही बनता था, यानी राजा का तंत्र, यानी राजा का ही लड़का राजा बनता था। ठीक है ना, तो इस समय सभी देशों में राजतंत्र चल रहा था और आज हम लोग का लोकतंत्र चल रहा है। तो अब पढ़ेंगे कि जैसे कि ऑस्ट्रिया हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया और फ्रांस हो गया। तो यहीं पर पढ़ेंगे कि इसमें फ्रांस देश था। फ्रांस जो देश है यहाँ पर जब यहाँ पर बुर्बो वंश का शासक चल रहा था। बुर्बो वंश का शासन चल रहा था, जिसका शासक था लुई 16वां। लुई यानी 16वां था। ठीक है ना, फ्रांस में जब फ्रांस की क्रांति समझते हैं ना 1789 में हुआ था। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ था।
1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ था। जब क्रांति हुआ था उस समय कौन सा वंश का शासन चल रहा था? तो बुर्बो राजवंश का शासन चल रहा था। और उस मान लो ये वंश का शासन चल रहा था तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो उस समय वहाँ का शासक था लुई 16वां। ठीक है ना। तो देखिए फ्रांस की क्रांति जो है, फ्रांस की क्रांति हुआ, फ्रांस की क्रांति के कारण ही पूरा यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो गया। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो 1789 यानी फ्रांसीसी क्रांति है ये क्या हुआ था। तो देखिए अब हम लोग लिख दिए हैं कि उस समय वहाँ का शासक जो था ये था लुई 16वां। तो लुई 16वां एक तरह का तानाशाही शासक था, निरंकुश शासक था। उससे कोई भी जनता, वहाँ के रहने वाले लोग खुश नहीं थे। वो अपने आप से मतलब रखता था। वो प्रजा क्या है, प्रजा की खुशी के लिए वो तनिक सा भी काम नहीं करता था। ठीक है ना। इस सब ऐसा मतलब कि लोगों के साथ करता था कि कहीं मत। तो वहाँ के लोग अपने राजा की इस तरह की नीति को देखकर, राजा की इस तरह के दुर्व्यवहार को देखकर, और एक बात कि यहाँ यूरोप महादेश है और यहाँ के जितना भी देश है, चाहे ऑस्ट्रिया हो, जर्मनी हो, इटली हो, फ्रांस हो, यहाँ के जो लोग रहते थे, यहाँ के जो शासक रहते थे, अपने आप को कहते थे कि हम ही सब कुछ है। यानी यहाँ के लोगों से कहते थे कि आप लोग देश से प्रेम मत कीजिए, हमसे प्रेम कीजिए, हमसे लगाव रखिए। और हमसे लगाव रखते हैं वही असली देश प्रेम कहलाता है। क्योंकि वह राजा जानता था कि अगर अपने देश से प्रेम करेंगे तो हमारा क्या होगा। ठीक है ना। तो ये यहाँ के यानी यूरोप महादेश के जो देश है, यहाँ के जो राजा रहते थे, ये बात बोलते थे कि आप लोग देश से प्रेम मत कीजिए, क्योंकि देश से प्रेम करेंगे तो हमारा क्या होगा। ठीक है ना। इसलिए ये बोलते थे कि राजा से प्रेम करना, राजा से लगाव रखना ही देश प्रेम राष्ट्रवाद सब कहलाता है। यहाँ के राजा कहते थे। तो वहाँ के लोग भी मजबूरन राजा की हर एक बातों को मानते थे, राजा जैसे कहता था वो करते थे। तो वही जो इस राजा की इस बातों को जो सबसे पहले मतलब कि नकार दिया वो देश था फ्रांस। यहाँ से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कि यूरोप महादेश में राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले कहाँ पर उत्पन्न हुई थी? तो वो हुआ था फ्रांस में उत्पन्न हुई थी। ठीक है। फ्रांस में सबसे पहले क्या हुआ था? उस समय भी राजतंत्र चल रहा था। हम बताइए दिए कि सभी देश में राजतंत्र चल रहा है। उस समय राजतंत्र चल रहा था तो इस वंश का शासन चल रहा था। और जो शासक था वो लुई 16वां था। ठीक है ना। तो लुई 16वां बहुत निरंकुश, तानाशाही, लोगों से दबाव डालकर तरह टैक्स भी लगाता था। लोग उससे खुश नहीं थे। ठीक है ना। तो वहाँ के लोग यानी फ्रांस के लोग इस शासक के प्रति सड़क पर उतर गए, प्रदर्शन करने लगे, आंदोलन करने लगे। और आंदोलन करके यानी फ्रांस के जो शासक है लुई 16वां को गद्दी से हटा दिए। ठीक है ना। यानी गद्दी से उसको हटा दिए लुई 16वां को। और वहाँ पर जो आप लोगों को बताया कि राजतंत्र चल रहा था, तो अब राजतंत्र हट गया और वहाँ पर अब प्रजातंत्र आ गया। प्रजातंत्र कहने का मतलब कि अब प्रजा मतलब कि लोग, अब लोगों का तंत्र आ गया। ठीक है ना। पहले राजा का तंत्र चल रहा था, अब आ गया लोगों का तंत्र आ गया। ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? अगर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। हाँ, तो अब देखते हैं कि लुई 16वां हट गया और प्रजातंत्र आ गया। तब आगे क्या होता है? तो देखिए आगे फिर 1791 में फिर वहाँ पर जब प्रजातंत्र आ गया यानी लोगों का तंत्र आ गया, तब तो वहाँ पर 1791 में संविधान बनता है। संविधान बनता है। संविधान कहने का मतलब कि जो पहले राजा अपने इशारों पर फ्रांस यानी सभी देशों को जो चलाते थे, राजा जो कहते थे चलता था। लेकिन अब जब 1791 में संविधान वहाँ पर बन गया यानी फ्रांस में संविधान बन गया, तो वहाँ पर जो भी अब नियम होगा, नियम लागू होगा, अब सब नियम कानून से काम होता है। ठीक है ना। संविधान लागू हो गया। ठीक है ना। और ये दोनों जो लुई 16वां था ना, जब लुई 16वां को गद्दी से हटा दिया गया तो इसको 1793 में इसको फांसी दे दिया गया। और लुई 16वां के साथ साथ इसके पत्नी को भी इसको फांसी दे दिया गया। ठीक है ना। अब पढ़ेंगे कि जब संविधान लागू हो गया, लेकिन आप लोगों को जानकर बड़ा आश्चर्यचकित होगा कि ये जब एक तो यहाँ के लोग राजतंत्र से संघर्ष करके यहाँ पर प्रजातंत्र लगाए, और प्रजातंत्र लगने के बाद जब संविधान लागू हुआ तो ये संविधान भी धोखा दे दिया इन लोगों को। संविधान जो लागू हुआ था, ये संविधान अभी भी संविधान में कहीं ना कहीं यहाँ का संविधान का पूरा पावर था वो अमीरों के पास था। यानी इस कहने का मतलब कि जो भी काम होता था वो अमीरों को ध्यान में रख कर किया जाता था, कहीं अमीरों को कोई ठेस ना पहुँचे। ठीक है ना। संविधान तो लग गया लेकिन अभी भी जितना पावर था वो अमीरों के पास था। यानी जो भी काम करना होगा वो अमीर
को देखकर किया जाता था, ठीक है ना। फिर पढ़ेंगे कि संविधान जब बन गया तो इस जो संविधान में यानी गलती क्या था कि वो जितना पावर था वो अमीरों के पास था। तो ये गलती को किसने बताया? नेपोलियन ने। फिर नेपोलियन का आगमन होता है। नेपोलियन एक वो सैनिक था, लेकिन ये सैनिक जब आता है नेपोलियन, तो नेपोलियन का जब एंट्री होता है तो नेपोलियन आता है तो बोलता है, एक सैनिक था और फ्रांस में आने के बाद कह रहा है कि जो आप लोगों का देश में जो संविधान बना है, संविधान लागू हुआ है, अभी भी आप लोगों का मतलब कि पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं आप लोगों का मतलब कि जो संविधान बना है उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि है। यानी कहने का मतलब कि अभी जो संविधान बना है आपका, उस संविधान का सारा पावर यानी अभी अमीरों के पास है, यानी आप गरीब लोगों को कोई भी अधिकार नहीं दिया गया, ठीक है ना। तो नेपोलियन ने बोला कि आप हमको शक्ति दे दीजिए, हमको पावर दे दीजिए, और नेपोलियन 1799 तक लोगों में जाकर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करने लगा। यानी लोगों को बताने लगा कि आप लोगों के देश में जो संविधान बना है ये संविधान सही नहीं है, और आप लोग हमको राजा बना दीजिए, हमको शासक बना दीजिए, हम इसकी सुधार कर देंगे, ठीक है ना। तब फिर नेपोलियन क्या होता है कि 1799 तक पूरा मतलब कि यूरोप, फ्रांस में जगह जगह जाकर बताने लगा कि ये गलत है, और ये भी बोलता है कि हमको शासक बना दीजिए, हम इसको दूर कर देंगे। तब जाके नेपोलियन जो है 1799 तक यानी फ्रांस जो देश था वो जगह जगह जाकर वहाँ लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करने लगा और बताने लगा कि नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा थोड़ी होता है कि अपने देश से, अपने राजा से प्रेम कीजिए वही देश प्रेम कहलाएगा। और ये भी बताने लगा कि आपके जो देश में संविधान बना है, यानी जो संविधान जो नियम कानून लगा है, ये नियम कानून सही नहीं है, क्योंकि जो नियम कानून है अभी भी ये नियम कानून जो भी अगर कानून बना रहा है तो वो अमीरों को ध्यान में रखकर बनाया गया, ठीक है ना। तो ये, और एक बात और बोला कि नेपोलियन कि हमको शासक बना दीजिए, हम शासक बन जाएंगे तो यहाँ का जो मतलब कि जो समस्या है हम समस्या को दूर कर देंगे। तब 1804 में यानी 1799 के यानी 5 साल बाद 1804 में नेपोलियन शासक बन जाता है। 1804 में नेपोलियन शासक बन जाता है। और क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि नेपोलियन युग क्या है। नेपोलियन युग आता है, जैसे नेपोलियन युग यानी ये 1804 में शासक बना, और कब तक बना था? 15 तक। यानी जो 1804 से लेकर 15 तक का कालखंड है, यानी जो समय है, इसी कालखंड को क्या कहते हैं? नेपोलियन युग, ठीक है ना। तो नेपोलियन जब 1804 में वहाँ का शासक बना, यानी कहाँ का? फ्रांस का जब शासक बना तो सबसे पहले काम किया कि फ्रांस में नेपोलियन कोड बनाया। नेपोलियन कोड, जिसका 2 और नाम है, जिसको सिविल कोड भी कहते हैं, चाहे नेपोलियन संहिता भी कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब नेपोलियन 1804 में शासक बना तो सबसे पहला काम किया कि जो फ्रांस में ये जो नेपोलियन कोड लगाया, एक नेपोलियन कोड जिसका एक और नाम है सिविल कोड, कहीं सिविल कोड भी देता है, कहीं नेपोलियन संहिता भी देता है। तो सबसे पहले ये कोड को पारित किया फ्रांस में शासक बनने के बाद, ठीक है। अब जानेंगे कि कोड जो है, कोड क्या है, कोड संहिता ये क्या है। तो देखिए, जो नेपोलियन कोड है, नेपोलियन संहिता है, यानी सिविल कोड है, यह एक नियम कानून का संग्रह है, ये नियम कानून का एक समूह है, ठीक है ना। इसमें तरह तरह का नियम था, ठीक है ना। जैसे इस कोड के तहत जो फ्रांस में यानी राजतंत्र के समय जो फ्रांस में एक जन्म विशेषाधिकार प्राप्त था, यानी जो लोग अमीर घर में जन्म लेते थे उनको विशेष प्रकार का छूट दिया जाता था, उनसे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता था। तो वो काम किया पहला कि नेपोलियन ने उस जन्म विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया। दूसरा कि जो फ्रांस में सामंती व्यवस्था लागू हुआ था, उस सामंती व्यवस्था को भी नेपोलियन कोड के तहत
को भंग कर दिया। यानी सामंती व्यवस्था क्या मतलब कि देखिए उस समय जो राजा रहते थे, राजा सब तो काम नहीं करते थे अपने, मतलब कि कुछ क्या कहा जाए उसको, मतलब कि एक रखते थे व्यक्ति को, जैसे कि मान लीजिए जमींदारी व्यवस्था कर सकते हैं, यानी जो सामंती व्यवस्था है उसको जमींदारी व्यवस्था भी कर सकते हैं। उसमें क्या होता था कि राजा सब काम तो नहीं कर सकता था, उसमें एक जमींदार रहता था जो किसानों से मजदूरों से काम करवाता था और उस पर तरह तरह का टैक्स भी लेता था, जिसमें ये जो बीच का काम रहता था इसको साफा हटा दिया। यानी कहने का मतलब कि जब नेपोलियन 1804 में शासक बने तो सबसे पहला काम किए कि नेपोलियन कोड बनाए, और नेपोलियन कोड का नाम है सिविल कोड, नेपोलियन संहिता। और इस कोड के तहत, इस कोड के अंतर्गत सबसे पहला काम किए कि जो वहाँ के लोगों को जन्म विशेष अधिकार प्राप्त था, यानी जो लोग अमीर घर में जन्म लेंगे उसको विशेष प्रकार का छूट मिल रहा था, उनको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता था, वो समाप्त हो गया। दूसरा क्या हुआ कि यहाँ फ्रांस में जो लोग सामंती व्यवस्था पर विश्वास रखते थे, यानी सामंती व्यवस्था मतलब कि जो राजा उस समय सब काम नहीं करता था, तो एक जमींदारी व्यवस्था है, तो कह सकते हैं कि जमींदारी व्यवस्था था वो भी समाप्त कर दिए। ठीक है, और लोगों पर जैसे कि किसानों पर, मजदूरों पर, गरीबों पर जो तरह तरह का टैक्स लगाया जाता था वो भी सब समाप्त कर दिया। यानी नेपोलियन ने ये सब काम किया। ठीक है ना। तब नेपोलियन जब फ्रांस में यानी फ्रांस में जब वहाँ का शासक बन गया, ये सब काम कर दिया, तब बाकी अभी भी तो देखिए फ्रांस में तो राष्ट्र प्रजातंत्र आ गया, लेकिन बाकी अभी ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, इटली है, और है बेल्जियम है, स्विट्जरलैंड है, बहुत देश है, तो वो सब देश में अभी भी तो ये राजा का तंत्र चल रहा है। तब हुआ क्या कि बाकी जो देश था वहाँ के देश के लोगों ये बात सोचने लगे कि अगर ये फ्रांस कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। यानी फ्रांस के लोग अपने राजा के प्रति आंदोलन कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, यानी लुई सोलावा को हटा सकते हैं, तो हम अपने देश में क्यों नहीं हो सकते, हटा सकते हैं। और यहाँ के जो राजा था उनको एक बात का डर भी था कि कहीं नेपोलियन, जैसे नेपोलियन फ्रांस में लुई सोलावा को हटा दिया, कहीं हमारे लोगों को हमारे देश में आकर हमारे लोगों को कहीं भड़काए मत, यानी उन लोगों में राष्ट्रवाद की भावना कहीं उत्पन्न ना कराए। क्योंकि अगर राष्ट्रवाद की भावना, अगर यहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना अगर आ जाएगी और वो लोग जान जाएंगे कि असली जो प्रेम होता है, असली देश प्रेम होता है, वो देश से होता है, यानी असली राष्ट्रवाद का मतलब कि देश प्रेम होता है, राजा से प्रेम नहीं होता है, तो वो हम कहाँ जाएंगे। तो इस राजा को भी, वहाँ के जो राजा थे, इस बात का उनको डर था, इसलिए क्या किए थे कि जैसे कि ये सब जो है ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, फ्रांस, ये सब को टुकड़ा टुकड़ा में बांट दिया गया था। ठीक है ना, ये सब टुकड़ा टुकड़ा में बांट दिया गया था। जैसे कि देखिए कि जैसे जर्मनी है, इटली को 7 भागों में बांट दिया गया था, जर्मनी को 40 भागों में बांट दिया गया था, यानी ये तरह तरह को टुकड़ा टुकड़ा में बांट दिया गया था। ठीक है ना, ताकि वहाँ के लोग कहीं एक ना हो जाए, वहाँ के लोग एक ना हो जाए, क्योंकि अगर एक हो जाएंगे तो वहाँ के राजा को हटना पड़ेगा। ठीक है ना। तब नेपोलियन क्या किया कि अब अपने देश यानी फ्रांस में तो यहाँ का स्थिति सुधार दिया, अब क्या किया कि अब दूसरे देश, यानी फ्रांस में तो स्थिति सुधर गया, अब क्या किया कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, मतलब कि हॉलैंड, मतलब कि दूसरे देशों में अब यहाँ के फ्रांसीसी जो सैनिक का आगमन होने लगा, यानी प्रवेश करने लगा। यानी यहाँ के सैनिक अब दूसरे देशों में जाकर वहाँ बताने लगे कि आप लोग मतलब कि पुराने जो राजा आपको कहते हैं कि राजा से प्रेम कीजिए वही राष्ट्रवाद है, इस पुराना मतलब कि बात को मत मानिए, ऐसा नहीं होता है, आप देश से प्रेम कीजिए वही राष्ट्रवाद होता है। यानी फ्रांस के लोग कह सकते हैं कि फ्रांस के लोग अब दूसरे देशों में जाकर दूसरे लोगों को राष्ट्रवाद की भावना उनमें लगाने लगे, यानी लोगों को भड़काने लगे कि आप लोग जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, देखिए हम लोग कैसे कर लिए, तो आप लोग भी कीजिए। और जबकि राजा को डर था कि कहीं हमारे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना ना आ जाए। तब क्या हुआ था कि ऑस्ट्रिया, देखिए ऑस्ट्रिया, प्रूसा, ब्रिटेन, देखिए ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ब्रिटेन,
ये सब देश क्या किया कि जब यहाँ का नेपोलियन दूसरे देशों में जाने लगा तो वही सभी देशों के लोग, ये सभी देशों के राजा क्या किए कि अपने आप को एक कर लिए, यानी चारों ये तीनों जो हैं अपने आप को मिल गए, अपने आप में मिल गए। और मिलने के बाद क्या किए कि ये जो नेपोलियन थे, नेपोलियन के विरुद्ध इन लोगों ने आंदोलन, एक वाटरलू जगह है, वाटरलू, जब नेपोलियन दूसरे देशों में एंट्री करने लगा तब ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ब्रिटेन ये सब देश मिल गए। क्यों मिल गए? क्योंकि वो जानते थे कि अगर यहाँ पर भी आएगा तो हमको यहाँ से भागना पड़ेगा, तो वहाँ के लोग आपस में मिल गए और एक वाटरलू जगह है जहाँ पर इन देशों और नेपोलियन अकेले और ये सब देश मिलकर दोनों में युद्ध हो गया, जिसमें नेपोलियन की हार हो गई, और हार हो जाने के बाद ये जो तीनों जो थे, ये ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ पर था? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एगो सम्मेलन किए, एक सम्मेलन जो कब हुआ था? 1815 में। में वियना सम्मेलन किए, ठीक है ना। ये तीनों जब देश था और नेपोलियन दोनों में युद्ध हो गया, और कौन सा जगह पर हुआ था? वाटरलू युद्ध। वाटरलू एक जगह का नाम है, वहीं पर युद्ध हो गया था, इसलिए इसको वाटरलू युद्ध भी कहते हैं। यहाँ पर युद्ध हो गया जिसके कारण इन देशों मिलकर नेपोलियन को हरा दिए। अब नेपोलियन जब हार गया तो ये सब देश मिलकर ऑस्ट्रिया का जो राजधानी है वियना में अपने आप में एक संधि किए, एक सम्मेलन किए, जिसको वियना सम्मेलन की संधि कहते हैं, ठीक है, वियना सम्मेलन की संधि कहते हैं। उसके बाद अब जो वियना सम्मेलन का जो नेतृत्व कर रहा था, जो अगुवाई कर रहा था, वो मेटरनिक कर रहा था। यहाँ से आप लोगों का मेटरनिक का एंट्री होगा। वियना जो सम्मेलन का नेतृत्व कर रहा, तो फिर 1815 में इन देशों में मिलकर एक वियना यानी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन किए, जिस सम्मेलन का नाम, जिसको कहते हैं वियना सम्मेलन की संधि भी क्वेश्चन कहते हैं। और ये क्वेश्चन आता है आप लोगों को, वियना सम्मेलन की संधि किसे कहते हैं। तो ये देश, इसको हराने के बाद ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में जो अपने आप में कमेटी बनाए, संधि किए, ठीक है ना, जिसको हम लोग वियना सम्मेलन की संधि कहते हैं। उस जो सम्मेलन का जो अगुवाई कर रहा था, जो नेतृत्व कर रहा था, वो उसका नाम था मेटरनिक। और मेटरनिक का कालखंड यहीं से स्टार्ट हो रहा है और मेटरनिक वहाँ का शासक बन जा रहा है। अब जब मेटरनिक वहाँ का शासक बन गया तो मेटरनिक सबसे पहला काम क्या किया कि नेपोलियन जितना काम किया था, जैसे कि जितना काम किया था वो सभी काम को क्या किया कि बस मेटरनिक का एक ही उद्देश्य था कि नेपोलियन जितना अच्छा काम किया है हम सभी कामों को तहस नहस कर देंगे। यानी जैसे कि नेपोलियन कोड लगाया था, सामंती व्यवस्था को ख़त्म किया था, जो लोगों पर, गरीबों पर, किसानों पर टैक्स लगता था उसको ख़त्म किया था। यानी ये सब पुनः मतलब कि स्टार्ट हो गया। यानी कह सकते हो कि यानी जो इस वंश का जो अंत हो गया था, यानी लुई 16वां का जब अंत हो गया था, यानी बुर्बो राजवंश का जो शासन का अंत हो गया, पुनर्स्थापना इसका हो गया। और मेटरनिक का काम क्या था कि जितना नेपोलियन अच्छा काम किया है वो सभी अच्छा काम को तहस नहस कर देना। तो चलिए हम लोग का आज इतना ही रहा, और अगले क्लास में यानी नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद पढ़ेंगे, यानी मेटरनिक के बाद जैसे 1830 का क्रांति, 1848 के क्रांति, और इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, चलिए धन्यवाद। बताइएगा कम से कम कैसा वीडियो लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो उससे दवा कीजिए। बहुत पसीना बहुत पसीना बह रहा है, बहुत पसीना बह रहा है। वीडियो ज़्यादा से, ठीक है, वीडियो को जरूर लाइक करें।